नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी जो हैं, एक ऐसे युवा अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं जिनका करियर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन स्ट्रगल करते हुए जितने ऑप्शंस उन्होंने क्रिएट किए वो कमाल है। 2014 में वो बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद एक एमएनसी में उनको ऑफर होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन वो अपने मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए हम बेहिचक उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। और वो यहीं रहते हैं और उसके बाद एक के बाद एक धड़ाधड़ सर्विसेज वो निकालते चले जाते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या फिर वो रेलवे की इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, और ये सब बड़ी प्रोमिनेंट सर्विसेज हैं। फिर इसी दौरान वो अखिल भारतीय वन सेवा का भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन उनकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, वो आगे चलते रहते हैं। तो बहुत दिलचस्प होगा उनसे बात करना। 2020 बैच के मध्य प्रदेश काडर के वो आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग जो है, प्रेजेंटली ही इज़ पोस्टेड एट ग्वालियर, और उनका जो पद है वो एडिशनल एसपी का है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं कृष्ण लाल चंदानी जी का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2020 बैच के आईपीएस ऑफिसर। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने जी के लिए कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं और दर्शकों से साझा हो सकूं। कृष्ण जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि भोपाल ही आपका शहर है, और जाहिर तौर पर बिट्स पिलानी से लेकर आपका अब तक का सफ़र बताता है कि आप एक बहुत ही बुद्धिमान, मेधावी और भविष्य में झांक कर अपने सपनों को साकार करने वाले एस्पिरेंट्स रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़रा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। क्या एक बिजनेस फैमिली से आपका वास्ता रहा है, और कब ये सपना आपकी आंखों में पलने लगा था कि मुझे जाना है अखिल भारतीय सेवा में? जी, मैं एक सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और जी। मोस्टली जैसा कि आपने कहा कि सिंधीज लोग बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, बट हम्म। मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में थे और वो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे। बाकी जी। हमारे अंकल और जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं सबके अच्छे बड़े बिजनेस हैं भोपाल में। 2010 में बिट्स पिलानी में प्रवेश लिया था, पिलानी कैंपस राजस्थान में, और हम्म। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी मुझे, और जी। मैंने वहाँ से अपना 2010 से 14 तक ग्रेजुएशन किया। अ, हम्म। इसका इंस्पिरेशन ऐसा था कि मतलब जो मेरी बुआ थी उनका एक सपना था, उनने खुद अपने जीवन में सपना देखा था, उनको सिविल सर्विसेज में जाने का बहुत मन था, बट हम्म। क्योंकि गर्ल्स को पहले के टाइम पे उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता था और किसी परिवार की मजबूरियों के कारण वो अपनी ड्रीम को परस्यू नहीं कर पाई थी। तो उनने जो हम्म। सपना अपने लिए देखा था वो उनने सोचा कि मैं उनके लिए पूरा कर सकता हूँ। तो जब मैं हम्म। ग्रेजुएशन कर रहा था अपना, तो उनने मुझ पे ये आइडिया फ्लोट किया था कि तुम ट्राई कर सकते हो और मुझे लगता है कि तुम सफल हो सकते हो। तो वहाँ से उनने एक ये आइडिया मेरे दिमाग में डाला था। फिर उसके हम्म। बाद मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था। जब मैं कॉलेज में था मैंने हम्म। सिलेबस देखा था और कुछ बुक्स भी देखी थी, तो मुझे चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी। बट सिंस क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से था और मैक्सिमम लोग जो हैं अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में चले जाते हैं एकदम कैंपस प्लेसमेंट्स के बाद से, और तो थोड़ा सा पेरेंट्स को एप्रीहेंशन था क्योंकि इतना टफ एग्ज़ाम रहता है, तो अगर हम्म। सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी हम्म। मेहनत करके इंजीनियरिंग की और फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 1-2 साल का तो ड्रॉप लेना ही पड़ता है, क्योंकि 1 साल तो हम्म। प्रिपरेशन में ही लग जाता है। उसके बाद भी जी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होते हैं तो मिनिमम 2 साल लगते हैं। तो एक एक डर भी था कि क्या अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इन हम्म। सब चीज़ों को देखते हुए मेरी जॉब लग गई थी कतर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो पेरेंट्स हम्म। का मन था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो एक दुविधा थी ज़रूर, बट कहीं न कहीं जो मेरी बुआ की इच्छा थी मैंने उसको फ़ॉलो करने का कोशिश की। कृष्ण जी, इस कार्यक्रम को बहुत सारे युवा देखते हैं और वो अक्सर अपनी भावनाओं पर, अपने डर पर काबू नहीं पा पाते हैं।
और अपने आत्मविश्वास पर भी कई बार गहरी चोट लगा लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ क्षण हुआ जब आपको निर्णय लेने की बात आई, तो कई बार लगा कि कुछ कुछ थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है मन, कई बार ऐसा लगा कि आत्मविश्वास बहुत कम हो गया, अरे नहीं तो फिर मुश्किल होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, किस तरह की फीलिंग थी? ऐसा कोई क्षण आया आपके जीवन में? था कि मैं आपको बता रहा था कि मेरा मन तो था कि 2014 में मैं जब ग्रेजुएट हुआ था तो एकदम से सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करूं, बट मैंने वहां से एक स्टेप बैक लिया और मैंने पहले इंजीनियरिंग सर्विस टारगेट किया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था और मुझे थोड़ा सा रिलेटिव कॉन्फिडेंस था कि इस एग्जाम को क्लियर मैं कर सकता हूं। तो मैंने अपने उस सिविल सर्विस को रोक के मैंने पहले इंजीनियरिंग सर्विस अटेम्प्ट किया। तो जी। जैसे ही 2014 में मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने कॉलेज से पास आउट होते ही पहला इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे दिया था। उतनी तैयारी नहीं थी मेरी, बट सरप्राइजिंगली मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया उस साल और फाइनली मुझे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस अलॉट भी हो गई जी। 2014 में। जी। तो जो जी। मेरा डिसीजन था कतर नहीं जाने का, एटलीस्ट वो मेरे को अब उसमें कोई वो नहीं था कि आपने कोई वो ज्वाइन भी किया, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज था? नहीं, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ज्वाइनिंग में अक्सर कर 7-8 महीने लग जाते हैं और मेरा वो अटेम्प्ट बहुत अच्छे से मैंने दिया नहीं था, क्योंकि जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, दिया था। तो मैंने ये सोचा था कि अब मैं इंजीनियरिंग सर्विस मैंने 15 का दोबारा से अटेम्प्ट दिया था प्रॉपर तैयारी के साथ में। तो जब मैंने 15 का अटेम्प्ट दिया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 21 थी और मुझे इंडियन रेलवे अलॉट हो गया था, इंडियन रेलवे सर्विस क्या ऑफ बात है, मैकेनिकल वाह। इंजीनियर जी। जी। तो यहाँ पे मेरे पास एक अच्छी सर्विस आ गई थी, एक अच्छा बैकअप आ गया था और अब मैं रेडी था सिविल सर्विसेज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो एप्रीहेंशंस थे या जो एक ऐसा लगता था कि जो कॉलेज के दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह, एटलीस्ट वो फीलिंग चली गई थी और अब ये नहीं लग रहा था कि अपन को जॉबलेस रहेंगे या कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट वो फियर बिल्कुल, खत्म हो बिल्कुल। चुका था जी। जी हाँ, जी हाँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने शेयर की। फिर फाइनल अटेम्प्ट की जब बारी थी और जब आपने तय किया कि अब इस बार तो डू और डाई की बैटल है, वो किस तरह का संघर्ष था? नहीं, इसके बाद भी फाइनल अटेम्प्ट नहीं था, जर्नी अभी भी लंबी थी। तो अब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था देहरादून में, तो अगेन कुछ स्टूडेंट्स जिनका उस साल नहीं हो पाया था, तो वो लोग भी दोबारा एग्जाम की तैयारी कर रहे थे देहरादून में, तो उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। सो वो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, 2019 का अटेम्प्ट था। तो हमने वहीं पे देहरादून में फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग के दौरान मैंने एग्जाम दिया और मेरा मेंस क्लियर हुआ और फिर से चौथी बार इंटरव्यू कॉल आया था और चौथी बार फिर फाइनली मेरी 199 रैंक आई यूपीएससी में और मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हो गई थी। तो एटलीस्ट जी। ये मतलब ऐसा था कि मुझे अब लग रहा था कि सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है और जो डिजायर्ड वन ऑफ द डिजायर्ड सर्विस थी वो मुझे मिल जाएगी एटलीस्ट इस बार। तो मैंने फिर पुलिस सर्विस को ज्वाइन करने का सोचा और मैं तब तक अपने स्टेट में आ गया था, मैं होशंगाबाद में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था फॉरेस्ट सर्विस की। सो 2019 में मुझे आईपीएस मिला, बट ट्रेनिंग करते करते मैंने एक बार सोचा था और मैं अटेम्प्ट दूंगा अगर मैं अपनी सर्विस को और अपग्रेड कर लूँ। तो मैंने 2020 में अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 216 आई थी। अगेन मेरे को आईपीएस अलॉट हुआ था उस साल भी। और फिर मैंने जी। अपना फाइनल अटेम्प्ट, जब मैंने आईपीएस की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में था, वहाँ हैदराबाद में थे जब? हैदराबाद में, वहाँ रहते रहते मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 95 आई थी। तो बट जी। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आईपीएस में ही कंटिन्यू करूँगा और फिर मैंने मतलब इस तरीके की मेरी टोटल जर्नी रही है जो 2014 से स्टार्ट हुई थी और 2021 में कल्मिनेट हुई। टोटल 8 सिलेक्शंस हुए मेरे, 5 बार सिविल सर्विस में, 2 बार इंजीनियरिंग सर्विस में और 1 बार फॉरेस्ट सर्विस में, और इस प्रकार की जर्नी रही टोटल में। अद्भुत है सर, अद्भुत है, गजब है मतलब। और इसमें जो आपका पैशन है और जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो सो कॉल्ड असफलताएं आपको मिली, हालांकि वो असफलताएं नहीं थी, वो लक्ष्य से बहुत नज़दीक पहुंचकर थोड़ा सा जिसको कहते हैं हम कि एकदम निशाना लगते लगते नहीं लग पाया, वो स्थितियां थी। आपने जब भी मन में निराशा आई तो इसे लेकर आपने मैकेनिज्म आपका क्या था? आप कैसे लड़ते थे इससे? कैसे खुद को समझाते थे कि मैं एक बार फिर पूरी तैयारी से खड़ा रहूंगा और लड़ूंगा? जी। जी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब मेरा इतनी बार सिलेक्शन हुआ,
बट तब भी मैं सैटिस्फाइड नहीं रहता था अपनी रैंक से, और हुँ, कहीं न कहीं एक निराशा होती थी, क्योंकि 1 साल की मेहनत लगती है आपको 1 साइकिल का एग्ज़ाम देने में, और उसके बाद हुँ, जब आप मिस करते हो तो निराशा तो आपको आती है। बट हुँ, एक कॉन्फिडेंस भी रहता था कि सिलेक्शन हो गया है, और थोड़ा-सा हुँ, और पुश करना है और हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो जो जो वीकनेसेस रहती थी मैं उस पे वर्क करने की कोशिश करता था, जो मेरे मार्कशीट्स आती थी और जिस हिसाब हुँ, से मेरी कमियाँ रहती थी, तो मुझे एटलीस्ट ये मोटिवेशन रहता था कि शायद इस चीज़ को इम्प्रूव कर लें तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और मैं मतलब कंस्ट्रक्टिवली फेलियर्स को अपने कह सक इन अ कंस्ट्रक्टिव वे देखता था, और मुझे लगता था कि थोड़ा-सा ही गैप बचा है फाइनल सक्सेस में, तो उस हुँ, गैप को हुँ। ओवरकम करना शायद उतना डिफ़िकल्ट ना हो मेरे लिए, और इसीलिए मैं मोटिवेटेड रहता था और दोबारा रिपीटेडली ट्राई करता रहता था। जितना हमने आपके फ्रेटर्निटी के ऑफिसर्स से, यंग ऑफिसर्स से बात की है, सबका उसमें ये कहना रहा है कि आप पेपर्स बहुत अच्छे से लिखिए, जिससे इंटरव्यू के मार्क्स पे आपकी निर्भरता, जो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो कम से कम हो। तो आपने भी इसको ओवरकम किया धीरे धीरे। आप पेपर बहुत अच्छे लिखते थे और आपने इंटरव्यू के मार्क्स भले ही, क्योंकि कई बार ऐसा कोई दिन होता है कि जब हम ज्यूरी, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके सवालों के उत्तर ठीक से नहीं दे पाए, ईश्वर ना करे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो इसको आपने कैसे, इस चुनौती का सामना कैसे किया आपने? मेरे लिए थोड़ी-सी स्टोरी अपोज़िट रही, मैं आपको सही बताऊँ तो, क्योंकि मेरे हम्म, इंटरव्यू में हम्म, मार्क्स मोस्टली अच्छे आते थे और वाह। कंसिस्टेंट मार्क्स आते थे मेरे। जैसे जी। जो हमारे टाइम पे 275 का इंटरव्यू मार्क्स होते थे, तो 184, 187, हम्म, मतलब क्लोज़ टू हम्म, इसी रेंज में मेरे मार्क्स रहते थे। मेरा, जैसे हम्म, कि आपने कहा कि ऐसे पेपर थोड़ा-सा वीक पेपर रहता था, जो मेंस में रहता था, तो हम्म, मतलब हम्म, मैं उसमें स्ट्रगल किया अपनी जर्नी में। तो उसको मैंने हम्म, ओवरकम करने की कोशिश की, बट जिस एक्सटेंट तक मैं उसको ले जाना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली लास्ट तक वो नहीं हो पाया। अगर वो हो जाता तो मेरी और भी अच्छी रैंक्स आ जाती, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में। डबल डिजिट में तो आ ही गई थी लास्ट अटेम्प्ट में। हाँ, तो सिंगल इंटरव्यू डिजिट में भी थी। इंटरव्यू वाज अ मतलब फोर्टे फॉर मी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कई कई बार भ्रांतियाँ रहती है कि इंटरव्यू बहुत ही रैंडम रहता है, बट आप मेरे अगर इंटरव्यू के मार्क्स देखें अक्रॉस द 3 सर्विसेज, या फॉरेस्ट सर्विस में भी देखें, इंजीनियरिंग सर्विस में भी देखें, या सिविल सर्विस में भी देखें, तो मैंने ऑलमोस्ट हायर ब्रैकेट्स में ही स्कोर किया है। तो मतलब आप इंटरव्यू में भी अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। वो हर इंडिविजुअल का एक स्ट्रेंथ एरिया और स्ट्रेंथ रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, आपको वो हम्म, एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ता है और आपको उस पे वर्क करके इम्प्रूव करना रहता है। तो वो किसी के लिए जीएस बिल्कुल। हो सकता है, किसी के लिए ऑप्शनल हो सकता है, किसी के लिए ऐसे जी। हो सकता है, किसी के लिए इंटरव्यू हो सकता है। आपका जो मोड ऑफ स्टडी का तरीका था, वो किस तरह आपने अपने को डिज़ाइन करके रखा था? और इन सब से क्या बिल्कुल दूर थे, फिल्म देखने से, सोशल मीडिया से, दोस्तों से बातचीत से? जी, मेरा मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि मैं बिल्कुल दूर तो नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी पूरी जर्नी जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए सर्विस में रहते हुए दिए हैं। तो जो बैचमेट्स थे ट्रेनिंग में साथ में, और जो फ्रेंड्स थे उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन रहता ही था। मैंने अपनी तैयारी भी यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया, टेलीग्राम से नोट्स, और यूट्यूब के मीन्स से मैंने काफ़ी कंटेंट मैंने इंटरनेट से भी लिया है। तो मैं सोशल मीडिया से दूर तो नहीं था, बट जैसा कि आपने कहा कि ओटीटी मैं अवॉइड करता था जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि वो एकदम अटर टाइम वेस्ट था, एटलीस्ट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कई बार टाइम वेस्ट होता था। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही परफेक्ट हम्म, थे हम, बट ये था कि ये कोशिश की जाती थी कि मिनिमम डिस्ट्रैक्शन रहे, मिनिमम टाइम वेस्ट हो, और मैक्सिमम फोकस जो है वो पढ़ाई की तरफ रहे, और आप मतलब सीख सकें, क्योंकि मतलब आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। और विजन और फोकस अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कम डिस्ट्रैक्ट होते हो, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत तो सभी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट आपको उस डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम रखना है, और मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि आप कुछ भी कंटेंट ब्राउज कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो एग्जाम बिल्कुल। से रिलेटेड देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा बेहतर है। काम करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए, देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा की तैयारी करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ भी आपको जो दायित्व दिए गए हैं वो पूरे करने हैं।
इनको आपने कैसे मीट आउट? इसमें अप्रोच यही रहती थी कि जो एफर्ट्स हो रहे हैं उसमें डुप्लीकेशन ना हो। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके नोट्स बना लिए, उसको जॉट डाउन कर लिया। तो अगली बार अगर उस टॉपिक को रेफर करना है तो फटाफट आपने नोट्स के थ्रू रेफर कर लिया। दूसरा ये होता था कि जैसे जो ग्रुप रहता था साथ में, तो उसमें डिवीजन ऑफ टास्क हो जाता था कि जैसे जैसे किसी फ्रेंड को डिवाइड कर लिया कि ये टॉपिक पढ़ लेना, फिर मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिर शेयरिंग ऑफ नोट्स या शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो जाता था। तो उससे क्या होता था कि डुप्लीकेशन कम होता था और इफ़िशिएंसी बढ़ा ली थी अपनी, कि मतलब आप 4-5 घंटे में 7-8 घंटे जितना पढ़ लें, तो मतलब थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क ओरिएंटेड अप्रोच थी कि न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो चुका था 1-2 अटेम्प्ट्स देने के बाद कि क्या क्या वर्क करता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस था कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, उन्हीं के जी। अराउंड प्रिपरेशन रहे और अननेसेसरी कुछ भी ना पढ़े अंडर द सन। तो एक टारगेटेड अप्रोच थी जिससे कम टाइम में भी अच्छे रिजल्ट्स थे। पेरेंट्स की रिएक्शन और आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड की क्या रिएक्शन थी? क्योंकि एक बिजनेस फैमिली से आप रहे, और जितना मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ कि आप एक बहुत कूल, काम और अपने व्यक्तित्व को बहुत ही सुरक्षित रखते हुए, सुरक्षित इस मायने में कि डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए और एक सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़ने वाले युवा हैं। तो क्या लोगों ने, आपके रिलेटिव्स ने, वेल विशर्स ने या पेरेंट्स के मन में भी ये डाउट था कि अब अखिल भारतीय पुलिस सेवा, बाप रे बाप, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों से सामना होगा, उनके चैलेंजेस को देखना पड़ेगा, और गोली भी चलानी पड़ सकती है, और फायरिंग के बीच भी आपको निकलना पड़ेगा, इस तरह के चैलेंजेस क्या लोगों के मन में कुछ थे, दिमाग में थे? जैसा कि आपने कहा कि सही बात है कि पुलिस, जब मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था तो मिक्स्ड ओपिनियंस थे कुछ लोगों के। तो मैं ऑलरेडी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था उस समय, तो कई लोगों का ये ओपिनियन भी था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कंटिन्यू कर लो, क्योंकि मेरे पास आईपीएस मिला था तो मेरे पास इंडियन रेवेन्यू सर्विस के भी ऑप्शंस थे कि अगर मैं रेवेन्यू सर्विस ऊपर भरता तो मुझे रेवेन्यू सर्विस भी अलॉट हो जाती। तो एक मिक्स्ड ओपिनियन था। कई सारे फैमिली मेंबर्स का ऐसा भी ओपिनियन था कि काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब रहती है और फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, और जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा सा डेंजर टू लाइफ भी रहता ही है, क्योंकि फोर्स की आर्म्ड फोर्सेस की नौकरी है। वेरी तो ट्रू। जी। तो अब वो, बट अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे छोड़ा था कि तुम्हारा कॉल है और तुम डिसाइड करो। और मैं एक्चुअली में कंफ्यूज भी था कि मतलब क्या करना चाहिए मुझे, और मतलब क्या मुझे इसी में फॉरेस्ट सर्विस में कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि 2018 बैच आईएफएस था। ऑलरेडी 2-3 साल मुझे हो चुके थे स्टेट में जब मेरी ज्वाइनिंग आई थी। बट जी। फिर मतलब अल्टीमेटली जो मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस होता है सर्विस में आने का, कि आप मैक्सिमम लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकें, या एक जो पब्लिक सर्विस का ओरिएंटेशन था रहता है आप जब इन एग्जाम्स में अपीयर होते हो, तो मुझे बस ऐसा फील हुआ कि आईपीएस में थोड़ा सा वो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विस, क्योंकि आप यहाँ पे पब्लिक से बहुत डायरेक्टली डील करते हो और कई बार आप अपने एक्शन से उनको इंस्टेंटेनियस जस्टिस या इंस्टेंटेनियस रिलीफ दिला सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो, बाय कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इन जी। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं किस किस सर्विस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा टुवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर, तो मैंने इसलिए इंडियन पुलिस सर्विस को चूज़ किया। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल एक सही फैसला रहा। और 2020 से लेकर आज 2025 का ये जो सफ़र रहा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी बहुत वक्त हो गया, अभी तो आपको सिर्फ 5 साल हुए हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और इसमें बहुत सारे ग्लोरियस जो पड़ाव हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन इन 5 सालों में आपका अनुभव क्या रहा? अपने जजमेंट को लेकर आपको गर्व महसूस हुआ कि यस, मैंने जो सोचा था वो कर दिखाया, या कभी कभी ऐसे क्षण भी आए कि आपको लगा कि मेरे पास इतने ऑफर्स थे, और भी ऑफर्स बेहतर हो सकते थे? नहीं, मुझे अपना डिसीजन सही लगता है और अपने डिसीजन पे आज अगर आप मेरे से पूछेंगे तो गर्व ही महसूस होता है
क्योंकि वाह! जो भी 2-3 साल में मैं स्टेट में रहा हूँ और आफ्टर ट्रेनिंग हैदराबाद में, और जो चीज़ें हम लोग करते हैं, जो हम रिलीफ प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स को, जैसे अभी एक बहुचर्चित अपहरण कांड हुआ था यहाँ पे जी हाँ, ग्वालियर में, जी, जहाँ पे जी। एक शिवाय नाम का मासूम लड़का जिसका अपहरण हुँ, हुआ था, तो उसमें हमने उस दिन पूरे दिन मेहनत करके जब हम रात को वो बच्चा हमने अपनी माँ के गोदी में दिया था, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन रहता है कि आपने किसी फैमिली की पूरी लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया उस समय। तो इस टाइप के एक डिजिटल अरेस्ट का मामला था यहाँ पे ग्वालियर में, हुँ, जहाँ पे एक हुँ। बीएसएफ के इंस्पेक्टर के साथ 70 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ था। तो हमने जी, उस केस में 8-9 आरोपियों को पकड़ा और उनकी कुछ राशि अभी हम लौटाने में भी सफल हो रखे हैं। तो इस टाइप के जो आप आपके एक्शंस रहते हैं, जो आप जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं लोगों की लाइफ में, और हुँ, वो हुँ, हुँ। आपको जीवन भर नहीं भूल सकते। तो इन सब चीज़ों से एक सैटिस्फैक्शन लगता है। एंड नो डाउट जॉब बहुत टफ है और फैमिली के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना मुझे हुँ, पिछली हुँ। सर्विस में मिलता था, बट ठीक है कि जो आपके वर्क का सैटिस्फैक्शन है वो उसको ओवरकम कर देता है। वेरी ट्रू सर। एक और बड़ा जो अहम पड़ाव है, अभी आपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया या बातचीत चल रही है या आप प्रवेश कर चुके हैं? नहीं, मैं प्रवेश कर चुका हूँ, और मैंने अरे जैसा वाह! आपको बधाई। बताया कि हुँ, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैंने उसी के बीच में मतलब एंगेजमेंट और शादी भी की, और शादी के बाद भी मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए, और दोनों अटेम्प्ट्स में जैसे कि मैंने बताया कि 216 रैंक थी मेरी 2020 वाले अटेम्प्ट में, और ये हुँ, 2021 वाले अटेम्प्ट में 95 थी। तो मैंने शादी के बाद ही वो दोनों अटेम्प्ट्स दिए थे, और हुँ। उसके बाद भी मतलब आई वाज़ एबल टू मतलब गेट सक्सेसफुल। वाह! तो उनका अर्धांगिनी जो आपकी हैं, उनका भी इसमें योगदान है कि उन्होंने और आपको इस पथ की तरफ और गरिमा के साथ और ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दिया। वो भी क्या वर्किंग हैं या वो हाउस वाइफ हैं? कि वो भी वर्किंग है, वो भी टीचिंग प्रोफ़ेशन से आती हैं। वो भी हुँ, स्कूल्स में पढ़ाती थी। तो हुँ, उनका जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ा योगदान रहा, जब मैं शादी के बाद भी मैंने जब हुँ। तैयारी की 1-2 साल, तो उनने भी पेशेंटली वेट की और कभी भी मुझे डिस्ट्रैक्ट ना होने दिया, और मैक्सिमम टाइम मैं अपनी पढ़ाई में ही फ़ोकस कर सकूँ। तो उनने भी वैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और एटलीस्ट घर की टेंशन ना रहे, और शी टुक मतलब उनने घर वालों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो मैं उनका भी ग्रेटफुल हूँ कि अगर वो नहीं होती तो शायद मैं सक्सेसफुल ना हो पाता, और मैं उनको लकी भी मानता हूँ कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद फिर फाइनली 2019 में मैं आईपीएस में सेलेक्ट हुआ। आगे जीवन को कैसे देखते हैं? अभी जैसे हम लोग जल्दी ही एसपी रैंक पे प्रमोट हो जाएंगे, और हमें भी जेलों की कमान मिलेगी। तो आगे हुँ, हम ऐसे देख रहे हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी हमारे कंधों पे, और हुँ। बहुत लोगों की लाइफ और पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो मेरी ये बेस्ट कोशिश रहेगी कि हम अपने सारे कर्तव्यों को पूरी निष्ठापूर्वक मीट कर सकें, और जिस उद्देश्य से हम सर्विस में आए हैं, अगले जब तक भी हम इस सेवा में रहें, तो हम उसको मीट करें और मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर करें, किसी के साथ भी अन्याय ना हो सके। बिल्कुल, इसके लिए आपको शुभकामनाएँ तो हैं ही, लेकिन आपसे बात करके मुझे ये भी लग रहा है कि आपका स्टाफ जो है, आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, वो आपसे आपकी काम करने की जो शैली है, उससे बड़े खुश रहते हैं। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को पहले अपने मस्तिष्क में सुलझा लेते हैं और वो तनाव नीचे अपने स्टाफ तक नहीं आने देते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहुत वल्नरेबल ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन वो तनाव नीचे तक परकोलेट कर देते हैं, जिससे नीचे भी हड़कंप मच जाता है। इज़ इट ट्रू सर? नहीं, बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन था। अभी तक तो मेरे साथ जो भी स्टाफ रहा है और मेरे से काफ़ी खुश रहा है और सैटिस्फाइड रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम दबाव अपने लेवल पे ही झेल लें, ताकि नीचे के सबऑर्डिनेट स्टाफ को एटलीस्ट रिलैक्स्ड रख सकें। ताकि वो हुँ, रिलैक्स्ड रहेंगे तभी वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएँगे, बेस्ट और आउटपुट दे पाएँगे। अननेसेसरी तनाव क्रिएट करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती। भले ही थोड़ा-सा आदमी पेशेंस रखे, अपने आप अगर आप निरंतर मेहनत करते रहते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आपका बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन था, और अभी तक होपफुली मैं सक्सेसफुल रहा हूँ एटलीस्ट अपने स्टाफ के जी, साथ जी। अच्छे रिलेशन रखने में। निश्चित तौर पर, और जिस तरह का आपका अब तक का जीवन है उपलब्धियों से भरा हुआ,
और हर चुनौती को अपने कठोर परिश्रम से उस पर जीत हासिल करने का ये क्रम आगे भी जारी रहे, इसके लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो युवा इस कार्यक्रम को बड़ी रुचि से देखते हैं उनके लिए आपकी ये जर्नी और आपका ये जो कन्वर्सेशन अफसरनामा में रहा है, ये बहुत फ्रूटफुल, बहुत उपयोगी और बहुत ही जिसको प्रेरणादायी मैं कहूँ, अनुकरणीय, उस तरह का एक कन्वर्सेशन है। सर, मैं बहुत कृष्ण जी आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अभी बहुत वर्ष हैं और जैसा आपने कहा कि जल्दी हम आपको शुभकामनाएं इसके लिए भी देंगे कि आप किसी ज़िले के एसपी के तौर पर हमसे मिलेंगे और आगे भी इसी तरह उत्तरोत्तर पड़ाव आपके गरिमा के साथ बढ़ते चले जाएंगे और दायित्व तो बढ़ेंगे, जिम्मेदारी बढ़ेंगी और आप उन पर खरे उतरें, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद अफसरनामा में हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश कैडर के 2020 बैच के युवा आईपीएस ऑफिसर जो एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ग्वालियर में, कृष्ण लाल चंदानी जी। अफसरनामा में अगली बार एक और अफसर के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।